हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले मैं यहाँ पर में आप सभी लोगों का जल्दी से स्वागत करना चाहूंगा, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आप लोगों ने फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट होते ही जैसे मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर में 1900 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिए थे। तो ये जो है फ्रेंड्स हमारे वॉरियर्स है जो इस सेशन को फ्यूल देते हैं और हमें फ्यूल देते हैं कि हमारी कितनी भी तबीयत खराब हो, सर्दी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, और हम लोग जो है आप लोगों के लिए क्लास लेते रहे, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी 1900 प्लस बच्चों का। देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ओके, और आज का सेशन बहुत खास है। ये सेशन आप लोगों ने पूरा देखना है। क्यों खास है अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों खास है आज का सेशन आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग पहले क्वेश्चन के में बात करें तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो है इसके अंदर में आप लोगों से कहा गया है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे ये क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर में आप देख सकते हो बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में तो आप इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानडे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव। कितने लोगों ने नन ऑफ दी अबव आंसर लगाया? क्योंकि आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो एमजी रानडे। ठीक है, ये अपना गुरु इनको मानते थे। ठीक है, और महात्मा गांधी के गुरु ये थे। तो देखो यहाँ पर में एक ट्रायो बन गया है। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु थे एमजी रानडे। ठीक है, अभी फिलहाल में आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ई होने वाला है। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी के पूछा है। ठीक है, लेकिन अगर गोपाल कृष्ण गोखले के पूछते तो एमजी रानडे आंसर होता। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है एक डिफरेंट एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए तो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ये जो है फ्रेंड्स भारत के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस सेशन के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 के बनारस सेशन के अध्यक्ष कौन थे? बनारस, बनारस। और ये 1905 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ था। तो 1905 के बंगाल के बंटवारे के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस में सेशन हुआ था। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग। ठीक है, भारत समाज सेवक। ठीक है, यहाँ पर में जिसको आप लोग सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जानते हैं। ओके, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? इसको प्लीज लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, अभी जो पिछला बीपीएससी हुआ था उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाला। ठीक है, बीपीएससी डायरेक्ट आप लोगों का जो मेन बीपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है उसमें, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। अब आप देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बताइए इंडियन काउंसिल एक्ट जो है आपका लागू हुआ था, ठीक है, 1862 में, 1861 का कानून था, 1862 में ये लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय के वायसराय थे और भारत के पहले वायसराय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था। उसमें से एक थे राजा ऑफ बनारस, एक थे महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरे कौन थे? बताइए। बताइए जल्दी जल्दी से आप लोग। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या बोला है, भारतीय परिषद अधिनियम एक कानून था। ठीक है, ये कानून कौन सा? 1861 वाला। उसके तहत 1862 में 3 भारतीय लोगों को शामिल किया गया था। ठीक है, वायसराय,
जो है उसकी विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। एक तो बनारस के राजा थे, एक महाराजा ऑफ पटियाला थे और तीसरे कौन थे? सर दिनकर राव। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर दिनकर राव उस समय के जो है फ्रेंड्स एक बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है। तो उनको यहां पर में शामिल किया गया था। तो राजा ऑफ बनारस जिनका नाम था सर देव नारायण सिंह, ठीक है, बनारस के राजा, ठीक है। महाराजा ऑफ पटियाला नरेंद्र सिंह जी और सर दिनकर राव, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। सर दिनकर राव, उनकी मृत्यु के बाद में उनको सर की उपाधि दी गई थी। ओके, तो ये 3 लोग ऐसे थे जिनको 1861 के अधिनियम की विशेष जो एक परिस्थितियां थी उसके तहत विधान परिषद के अंदर में, मतलब कि जो एक छोटी सी संसद टाइप की थी ना, हमारी संसद का उदय ही वैसे हुआ है धीरे 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 धीरे। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट लागू कर करके पहले 3 लोग थे, फिर जो है 6 लोग किए गए, फिर 16 लोग किए गए, फिर इस तरीके से फिर यहाँ पर में बढ़ाते गए उसको 56 लोग किए गए, फिर आगे इस तरीके से आगे आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो 3 लोग वो थे जिनको पहली बार इंडियन काउंसिल के अंदर में शामिल किया गया था वायसराय के 1861 के कानून के तहत। ओके, नाउ फ्रेंड्स 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में क्या बोला गया है, 1912 में पटना में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये बीपीएससी टीआरई 2 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कभी भी वापस से पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कई सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के इंटरचेंजेबली पूछे गए हैं, ठीक है। अब एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, ठीक है। हमने 6 मिनट 32 सेकंड, मतलब 6.5 मिनट के आसपास में ही 6 मिनट 36 सेकंड हुए, ठीक है। 2500 से ज्यादा लाइक्स कर दिए हैं, 2400 से ज्यादा लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हमारे साथ में। जल्दी से फ्रेंड्स हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा ना सेशन को, ठीक है। तो हम लोग जो है फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से, ठीक है, यहाँ पर में हमारे जो टारगेट्स है उसको अचीव कर लेंगे, पूरा परिवार, हम सब लोग, आप लोग मिलकर। तो जल्दी से सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए 1912 में आप लोगों को 3 सेशन है जो बिहार में हुए वो बताना है आप लोगों ने, ठीक है। तो 1912 में पटना में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स, ठीक है, आर.एन. मुधोलकर, ठीक है, आर.एन. मुधोलकर। 3 सेशन हुए हैं, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। बिहार के अंदर में पूर्व बिहार जो था आप लोगों का कांग्रेस के सेशन स्वतंत्रता के पूर्व, एक 1912 में हुआ था आप लोगों का, ठीक है, बांकीपुर पटना के अंदर में, ठीक है। रघुनाथ सिंह मुधोलकर थे। ये क्वेश्चन जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में भी आ सकता है आप लोगों से। देखिए 1922 वाला सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो देखिए यहां पर में जो देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे, ठीक है, चित्तरंजन दास, CR दास, ये जो है अध्यक्ष थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गया में ये सेशन हुआ था आपका। 1940 वाला जो सेशन था आपका, ये बहुत ही खास है। क्यों है ये खास, मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये सेशन हुआ था आप लोगों का रामगढ़, जो उस समय बिहार में था लेकिन आज झारखंड में है। मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पर में अध्यक्ष बने थे और यहां से वो लगातार, ठीक है, 6 साल तक अध्यक्ष बने रहे। तो लगातार 6 साल तक अध्यक्ष कौन रहा कांग्रेस के? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये याद रखना है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। आप लोगों को पता है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था? कितने लोगों को पता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में? इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है इसको, जिसके अंदर में, ठीक है, जो 3 लोग हैं, आपको उनके नाम याद रखने पड़ते हैं कि पहले नंबर पे गांधी जी ने किसको नामित किया था, दूसरे नंबर पे किसको किया था, तीसरे नंबर पे किसको किया था। ये नाम आप लोगों को याद रखने होते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब ये था कि गांधी जी चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, हम बड़े लेवल पे कोई आंदोलन ना करें, व्यक्तिगत लेवल पे एक एक इंसान जो है गांव गांव जाए, अलग अलग इलाके में जाए और अपनी बात जनता तक पहुंचाए, ठीक है। गली में, नुक्कड़ पे, चौराहों पे जाके अपनी बात रखे, ठीक है, अपनी बात को जाके वहां पर में रखे। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक इंसान जो है उसको जिम्मेदारी, एक एक इंसान को ऐसे जो है जिम्मेदारियां दी गई थी, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे वो पहले सत्याग्रही घोषित हुए थे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे सेकंड सत्याग्रही भी पूछा जाता है। पहले थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे? ठीक है, तीसरे कौन थे जल्दी से बताइए आप सभी लोग। वेरी गुड, ठीक है, ब्रह्म दत्त, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। ब्रह्म दत्त जो है वो सेवाग्राम आश्रम के अंदर में गांधी जी के एक, ठीक है, यहाँ पर में साथी थे, सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र के अंदर में। तो ये 3 लोग जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है आपके। ब्रह्मदत्त जो है वो तीसरे नंबर के थे, ये बीपीएससी के एग्जाम में आया था। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त।
तो वो व्यक्तिगत सत्याग्रह इस वाले सेशन में स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको इतना डिटेल में जहां जहां जो जो चीज लिंक बन रही है वो बताते चल रहा हूँ आप लोगों को। तो बिहार के अंदर में आजादी से पहले 3 सत्याग्रह हुए, 3 बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन हुए, 1912 का, 1922 का और 1940 का। ठीक है, 1922 में थे रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, जो है यहाँ पर में मुधोलकर। ठीक है, चित्तरंजन दास 1922 के गया अधिवेशन में, 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद रामगढ़ के अंदर में, यहां से लगातार 6 बार वो अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद क्योंकि कोई सेशन ही नहीं हुआ, डायरेक्ट मेरठ में हुआ 1940 में। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहीं पर व्यक्तिगत सत्याग्रह पास हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, और तीनों नाम भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बिहार के कौन थे वो नहीं, अपने को यहाँ पर में ओवरऑल जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे वो याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, नाउ फ्रेंड देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम के अंदर में, एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो नेम ऑफ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, आप लोग बताइए। पोल भी आप लोगों की तरफ में जा चुका है, देखते कितने लोग यहाँ पर में आंसर करते हैं, और तीनों व्यक्तिगत सत्याग्रहों के आंसर आप लोग लगा देंगे। एक पॉइंट और बनता है फ्रेंड्स यहाँ पर में, अगर आप लोग जो है ना थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो बिहार के अंदर में किनको व्यक्तिगत सत्याग्रहियों के नाम से नामित किया गया था, पहले सत्याग्रही कौन थे बिहार के अंदर में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बिहार से कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्री कृष्ण सिंह, बिल्कुल। चलिए, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो, सी आंसर लगा रहे हैं मैक्सिमम लोग, तो गिरिव्रज। ठीक है, राजगृह कौन से जिले के अंदर में, जल्दी ये बता दीजिए आप लोग, गिरिव्रज या राजगृह आपको कौन से जिले के अंदर में मिलेगा। सी आंसर लगाया है मैक्सिमम लोगों ने। कौन सा जिला है, तो जिला जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये नालंदा जिले के अंदर में आपको मिलेगा, नालंदा में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आप लोगों का। ठीक है, नालंदा के अंदर में ये है आपका गिरिव्रज। ठीक है, और पाटलिपुत्र सेकंड नंबर की राजधानी थी, दूसरे नंबर की। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, चलिए, पाटलिपुत्र जिसको पटना के नाम से भी आप लोग जानते हो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में। ठीक है, डायरेक्टली मैं अगर वो क्वेश्चन हम को अब भी मिल जाते तो अभी, अदरवाइज नहीं तो मैं आपको लगा दूंगा, जिसके अंदर में पूछा गया था कि कौन सा वाला इलाका जो है वो मगध कहलाता था। तो वहां पर में डायरेक्टली क्वेश्चन था कि साउथ सदर्न साइड ऑफ रिवर ऑफ गंगा, उसमें नन ऑफ दी अबव वाला आंसर था। ठीक है, कि सदर्न साइड ऑफ रिवर गंगा, ये आपका 6वीं कक्षा के एनसीईआरटी की जो पुस्तक है ना उसके अंदर में दिया हुआ है कि गंगा नदी के दक्षिण का जो भाग था वो मगध महाजनपद हुआ करता था एक्चुअली। यहाँ से जो है ना ये गंगा नदी जो जा रही है आपकी, ठीक है, उसके जनरली उसके दक्षिण वाले साइड के अंदर में था मगध, मेन एक्चुअली उसमें से भी जाती थी मगध में से, लेकिन ज्यादातर मगध का हिस्सा दक्षिण में था। ठीक है, चलिए, कितने महाजनपद हुआ करते थे, आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। ठीक है, ईयर्स अगो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, 2500 साल पहले कितने महाजनपद हुआ करते थे। यूपी टेट के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन, 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, 16 महाजनपद, उनमें से मगध जो है सबसे पावरफुल महाजनपद था, सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत के अंदर में था वो कौन सा था, ये कोई बता सकता है, इमेज में से देखकर बता दीजिए। 3000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। 13 मिनट के अंदर में हम लोगों ने ये अचीव कर लिया है, आप सब लोगों ने मिलकर, हम सब लोगों ने मिलकर। ठीक है, तो दक्षिण भारत के अंदर में असाका, या इसको अश्मक भी बोलते हैं, अश्मक, अश्मक बोलो या असाका बोलो एक ही बात है। ठीक है, कई जगह पे अश्मक लिखा हुआ है, कई जगह पे असाका लिखा हुआ है। ठीक है, पोटली, पोटन, ये इसकी राजधानी थी। पोटली भी लिखते हैं कई जगह पे, और कई जगह पे पोटन भी लिखते हैं, पोटन। ठीक है, पोटन। ठीक है, तो ये भी लिखा जाता है इसकी राजधानी को। तो असाका एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में था, बाकी के सारे नॉर्थ में थे। ठीक है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन राजपूत माता से जन्मे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है, ये आप लोगों का राजस्थान के रीट के अंदर में आ चुका है, ये आप लोगों का जो है बीपीएससी के एग्जाम के बिहार के एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं इनके बारे में जो है पूरा का पूरा बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर में आ जाते हैं। देखिए किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर में, वो बात कर रहा है यहाँ पर में कौन से शासक है जो राजपूत माताओं से जन्मे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है एक शासक है अकबर। ठीक है, अकबर, उनकी वाइफ का नाम क्या था? ठीक है, वैसे तो काफी सारी वाइफ्स थी उनकी, लेकिन जो एक उनकी पत्नी थी उसका नाम था हीरा कुंवारी। ठीक है, हीरा कुंवारी। ठीक है, जिसको आप लोग हरका बाई के नाम से भी जानते हो, हरका बाई। ठीक है, और आप इसी को वही जोधा अकबर वाली जो जोधा है ना, वही है ये जोधा। ठीक है, जोधा बाई। ठीक है, एक्चुअल में जोधा कहीं पे ऑफिशियली रिकॉर्ड में उसका नाम जोधा नहीं मिलता, लेकिन वो बना दिया आप लोगों ने जोधा अकबर वाला। उनका नाम था हीरा कुंवारी, हरकाबाई या जोधाबाई। ठीक है, ये आपकी जो है ये जयपुर की राजकुमारी थी। जयपुर घराना जो था ना, वहां की राजकुमारी है ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और ये कौन से वाले वंश से थी? ये कछवाहा वंश से थी। कछवाहा जयपुर का, या जिसको आप लोग मेवाड़ जो है यहाँ पर में कहते हो ना, यहाँ पर में अंबर बोलते हैं इसको, अंबर या फिर आमेर के नाम से जाना जाता था इसको, जयपुर को पहले। यहाँ पर में जो वंश था उसका नाम था कछवाहा वंश। कछवाहा, कच्छ। ठीक है, कछवाहा वंश। ठीक है, कछवाहा वंश। ओके, कछवाहा वंश उससे बिलोंग करती थी। तो हमने पढ़ा क्या यहाँ पर, मैं आप सब सिर्फ इंतजार समझो। अकबर की वन ऑफ दी वाइफ थी हीरा कुंवारी, जिसको हरका बाई के नाम से भी जाना जाता था, जोधा भाई। मरियम उस जमानी के नाम से भी जानते थे इनको। ठीक है, जयपुर की या आमेर या अंबर जिसको कहते थे आप लोग, उसकी राजकुमारी थी, और उनके वंश का नाम था कछवाहा वंश। ठीक है, कछवाहा वंश। इनका एक लड़का था, ठीक है, बेटा, जिसका नाम था, ठीक है, सलीम, जिसको आप लोग जहांगीर के नाम से जानते हो, जहांगीर के नाम से आप लोग जानते हो। ठीक है, जहांगीर। ओके, तो जहांगीर एक जो है राजपूत माता का बेटा था। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर में, सलीम की शादी जो है वो भी एक राजकुमारी जो थी, राजपूत राजकुमारी, उससे हुई थी। ठीक है, राठौड़ प्रिंसेस थी वो, राठौड़ प्रिंसेस। ठीक है, उसका नाम था, ठीक है, यहाँ पर में जगत गोसाइनी। नाम काफी सारे लोग याद नहीं रख पाते, लेकिन जस्ट आप लोगों को कभी याद रहे, मतलब कभी पूछ लिया जाए तो याद रख लेना आप लोगों ने। जगत गोसाइनी नाम था उसका, जगत गोसाइनी, गोसाइनी, जगत गोसाइनी नाम था उसका। ठीक है, कहाँ की राजकुमारी थी वो? जोधपुर की थी, जोधपुर की। ठीक है, राठौड़ वंश की थी, राठौड़ वंश। ठीक है, राठौड़ वंश की राजकुमारी जगत गोसाइनी। इनका बेटा था, बता सकता है कोई मेरे को जल्दी से, मेरे लिखने के पहले बता देगा कोई उसका, इनका बेटे का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम था, ठीक है, खुर्रम। ठीक है, क्या नाम था उसका? खुर्रम, खुर्रम, जिसको आप शाहजहां के नाम से जानते हो, शाहजहां के नाम से जानते हो आप लोग, शाहजहां के नाम से जानते हो आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का खुर्रम। ठीक है, शाहजहां। तो यहां पर में आप देखिए, शाहजहां की मम्मी, ठीक है, राजपूत प्रिंसेस थी, और सलीम या जहांगीर, उसकी खुद की मम्मी जो है वो राजपूत प्रिंसेस थी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर में अब आप लोगों का आंसर क्या होगा, आप लोग बता दीजिए जल्दी से सभी लोग। अब आप लोग अपने मन से आंसर लगाओगे ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब जब आप लोग लगाओगे, ठीक है, खुर्रम बोले तो शाहजहां, बिल्कुल। ठीक है, चैनल वालों ने अपने चैनल पर आपके ढेर सारे वीडियो डाले हुए जी, तुषिमा सोनकर जी, बिल्कुल। और मैं फिर से एक बार बता दूं, आप लोग भी वहां पर में जाकर जो है उनको कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर वो जो है सारी चीजें फॉलो करते, जो लिंक्स वगैरह है, और वहां पर में डिस्क्लेमर देते, बच्चों को गुमराह नहीं करते, तो मैं उनको कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो बच्चों को नहीं बताएंगे कि यार वो अनऑफिशियल चैनल है उनका, तो फिर उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चों, कई कई सारे चैनल्स मैंने देखा है यार कि उनको छूट दी है, तो उन्होंने मतलब वो गलत फायदा उठा रहे उसका, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। जहांगीर और शाहजहां जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये वो क्वेश्चन था आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से है? ठीक है, अपर गंगा वैली, मिडिल गंगा वैली, लोअर गंगा वैली। अब इसको समझना कैसे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप सभी लोग, इसके अंदर में क्या बोला है। ठीक है,
ये गंगा का मैदानी इलाका है आपका, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला जो गंगा का मैदानी इलाका है ना आपका, सबसे ऊपर में जो गंगा का है, इसको बोलते हैं आप लोग अपर गंगा, ठीक है, अपर गंगा का मैदानी इलाका, ठीक है। फिर जो बीच वाला है ना, इसको बोलते हैं मिडल गंगा, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है आप लोगों का, इसको कहते हैं आप लोग लोअर गंगा, ठीक है, लोअर गंगा। तो अब आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर में कि जो है मगध का जो इलाका है आपका, ठीक है, मगध का इलाका और अंग का इलाका, ये कौन से इलाके के अंदर में आता है आपका, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से मगध और अंग के निम्नलिखित में से किसके हिस्से है, तो बिहार यहाँ पर में आ जाता है, यूपी आपका, ठीक है। अंग और जो है यहाँ पर में आप लोगों का मगध महाजनपद जो है, ठीक है, वो बिहार के इलाके के अंदर में पड़ते थे आप लोगों के। तो ये आते हैं मिडल, मिडल जो है आप लोगों का, ठीक है, गंगा, मिडल गंगा वहां पर में, ठीक है, मिडल गंगा के अंदर में, ये वाले इलाके के अंदर में, बिहार वाले इलाके के अंदर में। तो बिहार आता है मध्य गंगा के मैदानी इलाके के अंदर में। तो मगध महाजनपद, ठीक है, और उसके जस्ट बाजू में अंग महाजनपद, ये दोनों के दोनों मध्य गंगा का मैदानी इलाका जो है वहां पर में पड़ते थे आपके। क्योंकि लोअर गंगा में तो आज का बांग्लादेश वगैरह टाइप का पड़ता है, आज का आज का जो है बंगाल, बंगाल का भी पूर्वी भाग और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश वो पड़ता है आप लोगों का लोअर गंगा के मैदानी इलाके के अंदर में, बंगाल और बांग्लादेश वाला इलाका पड़ता है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, मध्य गंगा का मैदानी इलाका आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक इमेज के जरिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में, ये है मध्य गंगा का मैदानी इलाका आपका, ये वाला इलाका, ठीक है। यहीं पे आप लोगों का मगध भी आ जाता है और यहाँ पर में अंग आ जाता था। बाकी ये वाला इलाका तो आप लोग देखो कि बंगाल के साइड में चला जाता है, बंगाल बांग्लादेश के साइड में चला जाता है, ठीक है। इसी वजह से मिडल गंगा का मैदानी इलाका, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार कौन से वाले इलाके में आता है, तो बिहार आता है आपका मिडल गंगा के इलाके के अंदर में। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, अगर हम लोग बात करेंगे हमारे गोवा के जो है यहाँ पर में, ठीक है, गोवा को पुर्तगालियों से जो है फ्रेंड्स मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, ठीक है। तो गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था। पहली बात तो गोवा कब मुक्त हुआ पुर्तगालियों से, गोवा पे कब्जा कब किया गया था, ये भी आप बता सकते हो। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, अभी तक 50% आंसर भी एक किसी और एक ऑप्शन के ऊपर में नहीं आया है। मैक्सिमम जो आया है अभी तक 43, उसके बाद में 35%, मतलब फ्रैक्चर्ड मैंडेट है जी। वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहां पर में, तो इसका आंसर है आप लोगों को ऑपरेशन विजय, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये ऑपरेशन चलाया गया था 1961 के अंदर में। कब चलाया गया था, 1961 में, ठीक है। गोवा को पुर्तगाली लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, हमने काफी रिक्वेस्ट की कि भाई अब हमारा जो है मैक्सिमम एरिया जो है वो अब आजाद, ठीक है, आजाद हो चुका है। तो अभी क्या करें, यहाँ पर में हमारे भारत को जो है वो भारत का जो हिस्सा है गोवा, ठीक है, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, उसको दे दिया जाए। तो वो उन्होंने देने से जो है यहाँ पर में जो है मना कर दिया था गोवा को। तो यहाँ पर में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन को नाम जो दिया गया था वो था ऑपरेशन विजय, ठीक है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को प्रकाश डालना चाहूँ फ्रेंड्स, इसके ऊपर में अगर आपको इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसमें से, ठीक है, तो मैं आप लोगों से आप लोगों को 2-3 चीजें बता देता हूँ यहाँ पर में, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो गोवा है, ठीक है, इसको इसको कब जो है हथियाया गया था, ठीक है। तो इसको हथियाया गया था आप लोगों का 1510 के अंदर में, 1510 में, ठीक है। 1510 में जो बीजापुर की सल्तनत थी, बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत, उससे जीत लिया गया था। गोवा राजधानी कब बना, राजधानी बना था, राजधानी पुर्तगालियों की राजधानी बना था 1530 में, ठीक है। तो गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी कब बनाया था, 1530 के अंदर में बनाया था राजधानी। देखो जीता कब था उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने जो है यहाँ पर में इसको विक्ट्री कर ली थी उन्होंने 1510 के अंदर में, उन्होंने जीत लिया था इसको, ठीक है, जीता था उसको, ठीक है। और राजधानी बनाई 1530 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो 1510 से उनके कब्जे में था, 1510 से लेकर 1961 तक ये पुर्तगालियों के कब्जे में रहा,
पुर्तगालियों के कब्जे में। 1961 में हमने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन, ठीक है, जो है यहाँ पर में ऑपरेशन, जो है यहाँ पर में ऑपरेशन विजय चलाया था यहाँ पर में, ऑपरेशन विजय, जिसके तहत हमने गोवा को आजाद करा लिया। गोवा के साथ में दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली, उसको भी आजाद करा लिया। तो 1961 के अंदर में ऑपरेशन विजय के तहत चलाया था। ठीक है, तो लंबे समय तक जो है वो गोवा पुर्तगालियों के, आज भी गोवा के ऊपर में आप देखोगे तो पुर्तगाली जो शासन है उसका प्रभाव दिखता है। कई सारे कानून पुर्तगालियों के समय के लागू है। इवन आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो ना, ठीक है, समान आचार, समान नागरिक संहिता की, ठीक है, तो समान नागरिक संहिता जो है वो गोवा में लागू है अभी भी। उत्तराखंड जो है उसने पास किया है, उत्तराखंड यूके जो है उसने जो यूसीसी का बिल है वो केवल अभी तक ओनली पास किया है। ठीक है, पास हुआ है उसका बिल विधानसभा से, अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, गोवा एकमात्र राज्य है हमारे भारत के अंदर में जहां पर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। उत्तराखंड की विधानसभा ने पास किया है उसको, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये याद रखना है। वीडियो बनाने वालों का कुछ ये सर जी, अतुल कुमार निधि जी, बिल्कुल हम लोग वहां पर मैं फिर से बता दूं, आप लोग भी पहुंचा दीजिएगा उन तक मैसेज कि वो जो है वो डाले, क्योंकि अब तो फ्लड आ चुका है, एकदम बाढ़ आ चुकी है, तो उनके ऊपर में स्ट्राइक दिया जाएगा जो फॉलो नहीं कर रहे। कई सारे बच्चे ऐसे, जो कई सारे लोग ऐसे जो फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो डाल भी रहे डिस्क्रिप्शन के अंदर में। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पूरा पाषाण युग से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं पैलियोलिथिक एज से संबंधित नहीं है बोल रहा है ये, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, क्या पूछना क्या चाह रहा है आप लोगों से। पैलियोलिथिक एज, ठीक है, देखिए आप लोग भी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जितने भी लोग हैं जो ऑफिशियल चैनल के ऊपर में जो लोग है, ठीक है, उसकी लिंक जो लोग नहीं डाल रहे हैं उनको रिपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, और जो बच्चे देख रहे हैं जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, वो लोग समझ जाइए ये अच्छी बात नहीं है कि कोई आपकी मदद कर रहा है, आपको जो है वो छूट दे रहा है कि आप लोग बनाइए वीडियो डालिए, लेकिन आप उसके ऊपर में और गलत कर रहे हो, तो ऐसे से तो फिर नाम खराब होगा ना। ठीक है, बिहार का नाम आप खराब कर रहे हो पूरा। आप डालिए उसमें, लेकिन नीचे में डिस्क्रिप्शन में तो सही से दीजिए, उसमें आप गलत करके बच्चों को गुमराह कर रहे हो, ये बहुत गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर हम बात करें ठीक है पैलियोलिथिक एज की, तो कौन सी वाली पैलियोलिथिक एज की साइट नहीं है। पैलियोलिथिक है क्या चीज, देखिए जब हम इंसानों को लिखना पढ़ना नहीं आता था ना, उस साइट, उस जगह को हमने, उस क्षेत्र को हमने 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया हुआ है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ एक छोटा सा। ठीक है, पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है, और नियोलिथिक, नियोलिथिक। ओके, तो पैलियोलिथिक सबसे पुराना वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर में जब इंसान सबसे पुराने समय के रहते थे, पैलियोलिथिक एज के लोग, ठीक है, जिसको पूरा पाषाण कहा जाता था। पूरा पाषाण, जिनको कुछ भी नहीं पता उनके बारे में उनको थोड़ा सा बता देता हूँ, पूरा पाषाण। ठीक है, यहाँ पर में बहुत बेसिक जिंदगी हम मोर और लेस बाकी जानवरों जैसे ही बिताते थे। हाँ, आग वगैरह जलाना हमने सीख लिया था यहाँ पर में। ठीक है, ये है मध्य पाषाण। यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स हमने पशुपालन वगैरह सीख लिया था, पर्यावरण में चेंजेस आए। और ये है नव पाषाण, नव पाषाण, ठीक है, नियोलिथिक, नव पाषाण। ओके, नियोलिथिक, नव पाषाण। अब कौन सा वाला पुरातात्विक स्थल पूरा पाषाण युग से संबंधित नहीं है, मतलब इस युग से संबंधित नहीं है, इस समय से, जब इंसान इस समय काल में थे। तो भीमबेटका, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर में है। ठीक है, कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर में है, और हुंसगी नाम की जगह कर्नाटक के अंदर में है। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है फ्रेंड्स आप लोगों की क्या है, पैलियोलिथिक है। चिरांद बिहार के अंदर में है, बिहार में चिरांद, और ये नौ पाषाण युग की साइट है। ठीक है, जो चिरांद है ना, ये नौ पाषाण युग की साइट है आपकी, नौ पाषाण। ठीक है, नौ पाषाण, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 आंसर हो जाएगा इसका, केवल चिरांद। चिरांद कौन सी साइट है, नौ पाषाण युग की साइट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों का, देखिए बिहार की एक जगह है, ठीक है, बिहार में एक नौ पाषाणिक स्थल है चिरांद, वो कौन से जिले के अंदर में स्थित है, ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। चिरान जो है ये फ्रेंड्स बिहार में तो है ही, बिहार के सारण जिले के अंदर में आप लोगों को मिलेंगी, सारण। ठीक है, बिहार के सारण जिले के अंदर में, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके,
चलिए, तो ये याद रख लीजिएगा आप सभी लोग। चीरांद, और कौन सी वाली? नवपाषाण युग किस जगह है? नवपाषाण युग के अंदर में हम काफी कुछ सीख गए थे। हम यहाँ पर में एग्रीकल्चर करना सीख चुके थे, खेती करना सीख चुके थे हम लोग, पहिए की खोज हो चुकी थी, ठीक है। और जो हमारे हथियार थे, औजार थे, वो पॉलिश्ड वाले और ज्यादा धारदार नुकीले हथियार बनाना और औजार बनाना हमने स्टार्ट कर दिया था न्यूलिथिक एज में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 3 प्रकार से जो है प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक काल मतलब जब हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जिसके लिखित इतिहास लिखित जो है कोई इतिहास अवेलेबल नहीं, मतलब तीनों ही कालखंड में लिखना नहीं आता था। इलाहाबाद की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? इलाहाबाद की संधि बताइए जल्दी जल्दी से। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? जी बिल्कुल, वर्षा उपाध्याय जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, जो है मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। मैं भी जब उनसे कहा कि डिस्क्रिप्शन में डालना है, वो नहीं कर रहे हैं वो। चलो वेरी गुड गोल्डी गुप्ता जी। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें इलाहाबाद की संधि की, तो इलाहाबाद की जो संधि है आप लोगों की, ये हुई थी आपकी, कब हुई थी? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बन सकता है आपका 1765 के अंदर में हुई थी, ठीक है। 1765 के अंदर में जब ये हुई, तो उससे पहले कौन सा वाला युद्ध हुआ था? ठीक है, 1765 के पहले एक युद्ध हुआ था 1764 के अंदर में, जिसको आप लोग बक्सर का युद्ध कहते हो। तो बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और ये एक संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि जीती थी बक्सर का युद्ध, उसके और किसके बीच में हुई थी? ठीक है, बताइए। इलाहाबाद की संधि, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखिए, बक्सर का जो युद्ध था वो और इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इसके बीच में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि किसके बीच में हुई थी, ठीक है। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें तीन तीन जो है लड़े थे उसमें, अवध के नवाब, मुगल एम्परर और बंगाल के नवाब, ये तीनों साथ में लड़े थे, ठीक है। जिसमें इन तीनों की हार हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। लेकिन जो इलाहाबाद की संधि हुई थी ना, वो मुगल एम्परर और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यहाँ पर मैं आई थिंक शायद दो जगह पे आ गया आप लोगों का, मुगल एम्परर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल एम्परर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आप लोगों का तो जो भी है आप लोग लगा लीजिए यहाँ पर में, दो जगह पे जो आया है मुगल एम्परर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोगों ने ये याद रखना है। ऑप्शन के अंदर में आप लोगों का जो है आप लोग करेक्शन कर लेना यहाँ पर में, लेकिन आंसर जो है आप लोगों का क्या होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं अगर लिख के बता दूं, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा डायग्राम से रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। 1764 के अंदर में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी आप लोगों की, बक्सर की लड़ाई, ठीक है, ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और तीन लोगों के बीच में, ठीक है। तीन कौन कौन थे यहाँ पर में? एक थे आपका मुगल एम्परर, मुगल एम्परर, ठीक है। दूसरा अवध के नवाब, अवध के नवाब, और तीसरे जो है वो बंगाल के नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। इसमें ये लोग हार गए थे, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। अब जब यहां पर मैं आप लोगों की फ्रेंड्स इलाहाबाद की संधि हुई थी आप लोगों की, ठीक है, 1765 के अंदर में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है, वो किसके किसके बीच में हुई थी? इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, ये हुई थी आपकी 1765 के अंदर में, और इस ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और मुगल एम्परर के बीच में, ठीक है, और मुगल एम्परर के बीच में हुई थी ये, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके तहत मुगल एम्परर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है उसके, उड़ीसा, इसके दीवानी अधिकार जो थे वो दे दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, दीवानी राइट्स। दीवानी अधिकार का मतलब होता है टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे, ठीक है। किसके? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। ये याद रखना है आप लोगों ने, इलाहाबाद की संधि के तहत। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का, जो आप लोगों ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आप लोगों के, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों का देखिए बीपीएससी डीएसीओ 2021 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है? ठीक है, देखिए जलधारा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स,
जल के अंदर में प्रवाहित होने वाली जो धाराएं है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिशाओं में बहती है, और अलग अलग जो है जगह पे जो है, कई जगह ठंडी है, कई जगह पे गर्म है। तो कई जगह पे गर्म जल धारा होती है, कई जगह पे ठंडी जल धारा होती है, उनकी दिशाएं भी अलग है। इसी वजह से उनको अलग अलग नाम दिया गया है। पूरे हमारे जो ओशियंस है उनके ऊपर में देखोगे आप दुनिया भर के। तो कौन सी वाली जलधारा हिंद महासागर के अंदर में है? ठीक है, हिंद महासागर में। अगर हम एक एक करके देखें, फ्लोरिडा, आप लोगों की फ्लोरिडा धारा आप लोगों को अटलांटिक महासागर में मिलेंगे, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन के अंदर में। ठीक है, लेब्राडोर करंट जो है ये भी अटलांटिक महासागर के अंदर में, अटलांटिक के अंदर में। जिन लोगों ने भी कोर्स में पढ़ा हुआ है उनको, आप लोगों को याद होगा, मैंने पूरा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये करवाया था, आपका जल धाराएं आप लोगों को करवाई हुई है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज जितने भी बच्चे पेड के, उनको एक रिमाइंडर, एक जेंटल रिमाइंडर कि आज आपका रात 10 बजे बिहार का बजट वाली क्लास है आप लोगों की, बिहार बजट, जिसके अंदर में अभी जो लेटेस्ट वाला बजट था आप लोगों का, ठीक है, शेड्यूल हो चुकी है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, जितने भी बच्चे जो ऐप के ऊपर में विजिट किए होंगे उनको की दी गई होंगी क्लास लगी हुई है 10 बजे की। तो बिहार बजट वाली क्लास है रात में 10 बजे, तो उसमें जरूर आइएगा आप लोग। ठीक है, कुरोशियो जो धारा है आप लोगों की, ये धारा आपको प्रशांत महासागर के अंदर में मिलेंगी, प्रशांत महासागर के अंदर में। ठीक है, मोजाम्बिक धारा जो है फ्रेंड्स ये आपकी हिंद महासागर के अंदर में, मोजाम्बिक धारा मैप में दिखाता हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, तो आप लोग यहां पर में देखिए, ये जो है आपकी, ये है मोजाम्बिक धारा, जल धारा गर्म है, ये एक याद रखना है आप लोगों ने। ये है अगुलहास जल धारा, ये आपका सुपर टेट, यूपी सुपर टेट में आया था, अगुलहास जल धारा, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, अगुलहास। ये है मोजाम्बिक। ठीक है, दोनों के दोनों हिंद महासागर की है। तो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन की अगुलहास और मोजाम्बिक, और दोनों के दोनों क्या है, ठंडी जो है दोनों के दोनों गर्म धारा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगुलहास भी गर्म है और मोजाम्बिक भी गर्म है। तो अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, इंडियन ओशियन की जलधाराएं है, ओशियन करंट। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी इंडियन ओशियन की है। देखो ऑस्ट्रेलिया समझ के ऐसा मत समझना कि इंडियन ओशियन में नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी किनारा इंडियन ओशियन से ही तो लगता है, तो पश्चिमी किनारा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इसको बोलते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, हमारे इंडियन ओशियन की। ठीक है, सारे बच्चों के लिए है, रिवीजन वाली जो क्लास, रिवीजन वाले बच्चे उन लोगों के अंदर में भी रहेगी। ठीक है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, और अगुलहास करंट और मोजाम्बिक करंट, क्या ये तीनों के नाम आप लोग लिख के दे सकते हो यहाँ पर में, ताकि आपको याद हो जाए? अगुलहास, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन जो है वो आप लोगों की गर्म है और प्रशांत महासागर में। ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो है वो ठंडी है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन गर्म है, बट वो कहां पर में है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये दोनों में फर्क है आपका। ठीक है, तो मोजाम्बिक धारा गर्म जल धारा है आप लोगों की, और हिंद महासागर के अंदर में। ये बीपीएससी डीएसईओ 2021 के एग्जाम में आया हुआ एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि हमारे जो 5000 का टारगेट है जल्दी जल्दी से कंप्लीट होता जाए। इसके अलावा लेब्राडोर करंट आप लोग देखिए, लेब्राडोर जलधारा जो है अटलांटिक ओशन में है। फ्लोरिडा करंट काफी सारे बच्चे को याद नहीं होता है, फ्लोरिडा नाम की जगह है, यहाँ पर में फ्लोरिडा करंट है आप लोगों का। ठीक है, फ्लोरिडा करंट। ठीक है, ब्राजील करंट गर्म जलधारा है, बेंगुएला करंट ठंडी जलधारा है, पेरू करंट जिसको हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हो आप लोग, हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जाना जाता है, काफी सारे लोगों को ये ध्यान ही नहीं रहता कि पेरू को ही हम्बोल्ट करंट के नाम से जानते हैं, ठंडी जलधारा है ये। हम्बोल्ट नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इस जलधारा की खोज की थी, इसी वजह से। और अगुलहास और मोजाम्बिक ये आप लोग याद रखोगे इधर साइड के अंदर में आप लोगों का। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आपको। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, इसमें मैच करना है आप लोगों ने। ठीक है, मैच करके बताइए जल्दी जल्दी से। जल्दी से हर एक बच्चा जल्दी से मैच करके बताएगा यहाँ पर मैं। देखिए अगर हम बात करें 1912 वाला जो सेशन है आपका, ठीक है, उसके अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, RN मुधोलकर ने, रघुनाथ, ठीक है, नरसिंह मुधोलकर ने की थी। ठीक है, 1922 वाला जो सेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, चित्तरंजन दास जी ने। ठीक है, 1940 वाला जो सेशन है आपका उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी।
ठीक है, तो यहाँ पर में तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही लगे हुए हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर में हो जाएगा आंसर कि भाई तीनों के तीनों जो है वो बिल्कुल सही से लगे हुए हैं। ठीक है, तीनों सही से लगे हुए, आपसे करेक्टली मैच्ड पूछा है ना आपसे, तो तीनों के तीनों करेक्टली मैच्ड है आपके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तीनों के तीनों ठीक है करेक्टली मैच्ड है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जगह की, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, हमने अभी तक देखा है केवल यहाँ पर में आपका साल। लेकिन अगर हम बात करें, पहला वाला जो है वो आपका पटना में हुआ था, ठीक है, पहला वाला जो है आप लोगों को हुआ था पटना के अंदर में, ठीक है। दूसरा वाला रामगढ़ के अंदर में नहीं हुआ था, वो हुआ था गया के अंदर में, गया में। तो इस तरह से हम लोग सेकंड वाले को एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। फिर तीसरा वाला जो है फ्रेंड्स, ये आपका गया में नहीं हुआ था, ये हुआ था रामगढ़ के अंदर में, रामगढ़ में, ठीक है, रामगढ़ में, रामगढ़ के अंदर में। तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते थे। तो आप लोग अगर ये देखोगे तो इसके हिसाब से ये सही है। लेकिन अगर जगह कहां पर में हुई थी, ये वाले सेशंस कहां पर में हुए थे, उसको अगर आप लोग मैच करोगे तो वो वहां पर में आपका जो है ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो आंसर अब इस केस के अंदर में क्या होगा आप लोगों का फ्रेंड्स, जब आप लोग ये जगह को भी कंसिडर करोगे तो आंसर आपका ओनली 1 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है। एक देखा हम लोगों ने यहाँ पर में कि जो साल है आप लोगों के, उनके हिसाब से वो सही लगे हुए हैं, ठीक है, कि कौन से साल में कौन अध्यक्ष थे। लेकिन उस साल में वो जगह कौन सी थी जहां पर में ये सेशन हुआ था, तो 3 ही जगह है जहां पर में हुआ था। तो आप लोगों ने ये तीनों के तीनों याद रखना है, ठीक है, याद रहेंगे आप सभी लोगों को। ओके, तीनों के तीनों याद रहेंगे आप लोगों को, रामगढ़, गया, पटना, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए गुड। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग। 4000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड सेशन के बीच में ही, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो इस लिस्ट को। तो पहला सेशन जो है आप लोगों का पटना में हुआ था, बांकीपुर के अंदर में। दूसरा वाला जो सेशन था आपका, बिहार के सेशंस की बात कर रहा हूं मैं, 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, चित्तरंजन दास थे। 1940 का सेशन रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ सेशन के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया है, ठीक है। ओके, पूरा पूरा सेशन, पूरा का पूरा आप लोगों को डिटेल के अंदर में इसके मैंने चर्चा की थी आप लोगों के साथ में, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, 66वीं बीपीएससी में। बट मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं। और हर एक बच्चा अगर एक एक जगह पे भी शेयर कर देना, तो पूरी जो है लगेगा कि यार हाँ, सारे के सारे बच्चे जो है वो अपना अपना योगदान भी दे रहे हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं इन आर्टिकल्स की, तो ये सारे आर्टिकल्स आपको डीपीएसपी वाली क्लास के अंदर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाली क्लास के अंदर में याद करवाया है आपको। आपको बताया था कि अगर हम लोग बात करें ग्राम पंचायत के गठन की, कि ग्राम पंचायत का गठन करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का गठन करने की कोशिश करेगा भारत, जब भी सरकार को लगेगा कि सही समय आ गया है, तो ग्राम पंचायत के गठन करने की कोशिश की जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया था आपका, ठीक है। तो एक ही जोड़ी जो है वो लगेगी आप लोगों की 5 के साथ में, ठीक है, एक ही जोड़ी 5 के साथ लगनी है, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल नंबर 40 में। और भाई ये एग्जामिनर ये क्या किया, ठीक है, तुमने, ठीक है, 3 ऑप्शन ही यहाँ पर मैं उड़ा दिए डायरेक्टली एक ही ऑप्शन के साथ में। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचते, बी या फिर ई। अभी भी आंसर जो है देखिए ध्यान से, हाँ आप लोगों ने बी या फिर ई, आंसर ई है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। समान नागरिक संहिता, यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44। क्या बताया था मैंने इसकी ट्रिक आपको, देखो 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो मतलब सेम सेम, ठीक है, तो यूनिफॉर्म समान, ठीक है। तो बी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है आपकी, लेकिन बी की जोड़ी 1 के साथ में कहा लगी है, यहां पर में नहीं लगी है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कितने एलिमिनेट हो गए अब तक, ए एलिमिनेट हो गया, बी, सी और डी। तो आंसर ई के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता आप लोगों का, खत्म हो गया, ई इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग हैं जिन लोगों को ये समझ में आया, और ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, कि जिन बच्चों ने ऐप के अंदर में ये पढ़ा है ना मेरे से, वो कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ठीक है। एक जगह पे ऑप्शन एलिमिनेट करने में चूक हो जाएंगी, तो दूसरी जगह से उस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल लेंगे, दूसरी जगह से गलत होगा, तीसरी जगह से सही निकाल लेंगे वो, क्योंकि इतना डिटेल में और इतना एनर्जेटिक तरीके से हम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, कृषि और पशुपालन एक ट्रिक बताया था, कोई बता सकता है क्या मुझे, किसी को वो ट्रिक याद आ रही है, ठीक है।
कि एक बीज डालोगे, ठीक है, आप लोग 4 बीज डालोगे, ठीक है, तो वो बीज 8 हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, 4 बीज खेत में डालोगे तो 8 बीज हो जाएंगे, ठीक है, 4 जो है बकरे बकरी पालोगे तो वो 8 बकरे बकरी हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मत पूछना प्लीज, हाँ, कोई भी। तो कृषि और पशुपालन, ठीक है, डबल हो जाएगा, तो 4 का दूना 4 दूनी 8, ठीक है, डबल हो जाएंगे। हम दो, हमारे दो वाला टाइप का उनका, ठीक है, चलिए जो भी। तो आर्टिकल नंबर 48 कृषि और पशुपालन, ट्रिक बताया था आप लोगों को, है ना, बकरी वाली ट्रिक देखिए, याद आ गई, पीयू को भी याद आ गई, बाकी लोगों को भी याद आ गया। तो हमने ये इस तरीके से इसको याद किया हुआ था। ई की जोड़ी जो है वो आप लोगों की 2 के साथ में लगनी है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, और इसको हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे। तो कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इसको याद किया हुआ है। अभी भी कह रहा हूं कि जो बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं ना, इसलिए नहीं कि कोर्स लेना है आप लोगों ने, इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए सिस्टमेटिक तरीके से। जो बच्चों ने ले चुके हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट कम से कम आप लोग जिन्होंने ले चुके, भाई एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज करो, पूरा का पूरा कोर्स शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छे से रिवाइज करो। जो रिवीजन बैच वाले बच्चे, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है, मैं खुद सामने से आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए जिन लोगों ने ले चुके हैं। ये सारा आप लोगों को करवाया हुआ है, एक एक हर एक जो है कोर्स के अंदर में, ठीक है, पूरा का पूरा अच्छे से वापस से रिवाइज करिए, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो जो है यहाँ पर में आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और आज जो है फ्रेंड बजट वाली क्लास है आप लोगों की, वो भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, बजट वाली क्लास जो है उसको भी आप लोगों ने, सभी लोगों ने उसके अंदर में भी आना है, बजट वाली जो क्लास है आप लोगों की, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग आज की क्लास को विराम देते हैं, कल हम लोग मिलेंगे। और आज जो है आप लोगों की 5 बजे जो है ज्योग्राफी में करवा रहा हूँ, ठीक है, तो जो बच्चे एनसीईआरटी का ज्योग्राफी करना चाहते हैं वो लोग 5 बजे भी आ सकते हैं, ठीक है, 5 बजे भी आ सकते हैं वो लोग क्लास करने के लिए, ताकि एनसीईआरटी का ज्योग्राफी आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों के काम का है वो। और रात में 10 बजे वाली क्लास है आप लोगों की बजट की, तो जो बच्चे चाहते हैं कोर्स के साथ में जुड़ना वो 10 बजे के पहले जुड़ सकते हैं, ताकि बजट वाली क्लास जो है वो लोग लाइव देख सके। और बाकी जो लोगों ने लिए हुए वो लोग डायरेक्टली खुद पहुंच जाना फटाक से, बाकी आपको नोटिफिकेशन ऐप के अंदर में आ जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। साथ ही साथ एक मैं आप लोगों को चीज बोलना चाहूंगा, आप लोगों से प्लीज, ठीक है, एक काम कर दीजिए आप सभी लोग, सारे के सारे लोग, इंडियन ओशियन की, ठीक है, इंडियन ओशियन की जितनी भी करंट्स थी, इंडियन ओशियन की, एक बार वापस से जाइए। इंडियन ओशियन में जो करंट्स मैंने आपको बताया था, जल धारा है, ठीक है, जल धारा भारत, ठीक है, हिंद महासागर की, वो एक बार लिख दीजिए। और कौन सी वार्म है, 3 बताया है मैंने आपको, बस वार्म और कोल्ड एक बताया है, ठीक है, तो कौन सी 2 वार्म है और एक कोल्ड है, बस ये इतना लिख दो। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आया हुआ है, आपके सुपर टेट, यूपी के सुपर टेट में आया हुआ है, आप लोगों का बिहार की एग्जाम में आया हुआ है, केवीएस की एग्जाम के अंदर में पूछा गया है, आपके DSSB में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो प्लीज इसको लिख देना, इंडियन ओशियन का लिख दो आप लोग, ताकि आपको धीरे धीरे याद हो जाए। आज ज्योग्राफी का जो है फ्रेंड शाम में लेक्चर भी है 5 बजे, जितने लोग हैं वो भी आ सकते हैं, आप लोग लिख देना कमेंट के अंदर में, ठीक है, जब ये लेक्चर खत्म होगा वो वाले कमेंट में लिख देना, जो बच्चे सही आंसर करेंगे उनको हार्ट भी दे देंगे अपन, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फ्रेंड्स।